गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास तक हम केमिकल फॉग के बारे में पढ़ लिए, फोटोकेमिकल स्मॉग हमने देखा है। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। अभी ओजोन, हम सबको पता है कि ओजोन हम हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये ओजोन डिप्लीशन है क्या, चलिए स्टडी करते हैं ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन देखिए, एटमॉस्फेयर जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के चारों तरफ ओजोन गैस है। ओजोन गैस ऑक्सीजन O2 हार्मफुल जो रेडिएशन होती हैं उनको हमसे कैसे प्रोटेक्ट करती हैं वो देखिए। पहले तो O2 क्या करता है, इस एक्टिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ओजोन बनाता है। ठीक है, और ओजोन क्या होता है, थर्मली अनस्टेबल होता है। O3 क्या होगा, थर्मली अनस्टेबल होता है और वो इस तरह से टूट करके O2 और ये एक्टिव ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है। ये आपस में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेबल कर लेती है। ओजोन बनता कैसे है, यूवी रेज क्या करती हैं, वो O2 और ऑक्सीजन इनकी प्रेजेंस में O3 बनाता है, ओजोन बनाता है। और ओजोन क्या है, थर्मल अनस्टेबल होने की वजह से इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में इस तरह से डिकम्पोज होता है O2 और ऑक्सीजन। तो एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शंस है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ओजोन एक इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेती है। किस तरह से, O3 वो क्या करता है, डिकम्पोज होता है। किस तरह से, O2 और एक्टिव ऑक्सीजन इस फॉर्म में, और ये वापस रिवर्स रिएक्शन देख रहे हैं आपने कि O2 और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, O3 बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। O2 और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ओजोन। और ओजोन थर्मली अनस्टेबल होने की वजह से किस तरह से डिकम्पोज हो रहा है, O2 और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है, एक्टिव ऑक्सीजन में, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कंज्यूम हो रही है। इस इक्विलिब्रियम फॉर्म में ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। और इस इक्विलिब्रियम में क्या कंज्यूम हो रही है, यूवीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कंज्यूम हो रही है। तकरीबन इनकी वेवलेंथ 2 to 5 नैनोमीटर, इस वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो कैंसर, स्किन कैंसर जैसी डिजीज क्रिएट करती हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इस इक्विलिब्रियम में आपने देखा कि किस तरह से ओजोन O2 और नेसेंट ऑक्सीजन या एक्टिव ऑक्सीजन में टूट रहा है और वापस से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और ये यूवी कंज्यूम हो रही है। तो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखिए, अब हमको ये कंफर्म हो गया कि जो ओजोन है स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोन इस तरह से O2 प्लस O फॉर्म में प्रेजेंट है। ये इक्विलिब्रियम कंटिन्यूस रहता है, ये आइडियल कंडीशन है। अब मान लीजिए, ये एक बार मान के चलिए कि पूरे एटमॉस्फेयर में टोटल 100 मॉलिक्यूल ही ओजोन के। कितने मॉलिक्यूल, 100। तो बताइए, इसमें ये डिकम्पोज होने के बाद में O2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 100, और 100 ही किसके होंगे, नेसेंट ऑक्सीजन के होंगे। अगर मैं किसी वजह से इनमें से कुछ ऑक्सीजन को, इस एक्टिव ऑक्सीजन को या फिर इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को क्या करूं, बाहर निकाल दूं, इस इक्विलिब्रियम से बाहर निकाल दूं। इमेजिन कीजिए मैंने इसमें से 10 ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, 10 एक्टिव ऑक्सीजन को क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो बताइए, यहां पर इसको मैंने 10 कम कर दिया तो कितना बचा, यहां पर 90 एक्टिव ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अब आप बता सकते हैं कि अब ये 90 इन 100 से रिएक्शन करके 100 तो नहीं बना सकती ओजोन। तो आप बताइए, 90 अब लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। ये 90 क्या करेगा, 90 O2 के साथ रिएक्शन करके 90 ओजोन मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो बताइए, ओवरऑल कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स की कमी हो गई, आप कहेंगे सर 10 मॉलिक्यूल्स की कमी हो गई। पहले कितने थे, 100 थे, अब कितने हो गए, 90 हैं, 10 की कमी हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ओजोन की जो कमी है उसी को हम बोल सकते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन में कमी कर देना, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देना। मॉलिक्यूल्स ओजोन के कम हो गए, क्यों कम हो गए, कि यहाँ से कुछ एलिमेंट्स को हमने बाहर निकाल दिया इस इक्विलिब्रियम से। बाहर किस तरह से निकाला, मान लीजिए कोई पॉल्यूटेंट है, वो इन 100 में से 10 एक्टिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कुछ और नई चीज बना रहा है। वो पोल्यूटेंट
वो ही इस ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि आइडियल कंडीशन क्या होती है, ये इक्विलिब्रियम होता है। इसमें से कुछ या तो ये या फिर ये, अगर इस इक्विलिब्रियम से बाहर निकाल दिए जाए तो क्या उतनी की उतनी ओजोन बनेगी? क्या नहीं, ओजोन में क्या होगी? कमी होगी। इस कमी को क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीशन। अब ये कमी कैसे होती है और क्यों होती है, चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। ओजोन डिप्लीशन के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोल्यूटेंट है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनको हम फ्रियोन्स भी बोलते हैं, फ्रियोन। ये क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें क्लोरीन और फ्लोरीन प्रेजेंट हो, जैसे ये एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है, इनको हम क्या लिख सकते हैं? CCl2F2 इस तरह से लिख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहां से एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते हैं? जितने भी रेफ्रिजरेंट्स हैं, एयर कंडीशंस हैं, या प्लास्टिक्स की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर ये एज ए पॉल्यूटेंट फॉर्म एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। तो हमको इन चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए। और ये जब रिलीज हो रहे हैं तो क्या काज होंगे, किसकी वजह से ओजोन की लेयर कम हो जाएगी, वो हम देखते हैं। तो मेन कंटेंट याद रखना आपको कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होगा? आप कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो होता क्या है देखिए, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, मैं यहां पर आइडियल कंडीशन लिख देता हूं, O3 UV, और ये क्या बना रहा है? O2 और एक्टिव ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है। वो तो आइडियल कंडीशन में सेटअप है। चलिए बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे मैं बात करता हूं CF2 या Cl2 और F2, ये एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिया। इधर देखिए Cl, Cl, F और F। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में UV, आपको पता है लाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब भी होता है तो होमोलाइटिक क्लीवेज होते हैं, और यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फ्री रेडिकल क्लोरीन क्यों बनाता है, फ्लोरीन क्यों नहीं बना रहा? एक तो कार्बन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए होमोलाइटिक क्लीवेज क्या है, कार्बन और फ्लोरीन के केस में पॉसिबल नहीं है, इजीली होती नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके कंपैरिजन में क्या होगा, इजीली बन जाएगा। तो आप देखेंगे जब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होता है एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो ये के पॉल्यूटेंट अदर गैस के साथ मिक्स होकर के स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद में ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, किस तरह से डिसोशिएट होगा, एक तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ओके, और बाकी का रिमेनिंग ये कार्बन पे एक फ्री रेडिकल, दो फ्लोरीन और एक क्लोरीन, इस तरह से ये रिमेनिंग फ्री रेडिकल CF2 और Cl ये फ्री रेडिकल बनता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये देखिए, आपने देखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में गया और इस तरह से यूवी रेज के प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल और CF2Cl फ्री रेडिकल में डिकम्पोज हो गया। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा। आपको पता है ओजोन कैसे डिकम्पोज हो रही है, O2 और O में, और O एक्टिव हाइड्रोजन, आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और एक दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वहां पर क्लोरीन अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन लेकर के पहुंचता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और इस तरह से ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर हैं लेकिन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इस पर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जब क्लोरीन ओजोन से रिएक्शन करेगा, ओजोन का मतलब O2 प्लस O, तो क्या होगा, क्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO फ्री रेडिकल, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल और रिमेनिंग O2 बाहर निकल जाए, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना लेता है। तो इसे देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिकम्पोज हुआ किसमें, क्लोरीन फ्री रेडिकल में, और क्लोरीन फ्री रेडिकल
और ओजोन का जो एक्टिव हाइड्रोजन था, एक्टिव ऑक्सीजन था, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, वो भी एक फ्री रेडिकल है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल बना लेते हैं और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी थी वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ओजोन में से कुछ ऑक्सीजन क्या हो रही है, इसमें इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO फ्री रेडिकल, ये क्या करता है, एक्टिव हाइड्रोजन एक्टिव ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, जो वहां पर आप देख रहे हैं उससे डायरेक्ट रिएक्शन करके, ये दोनों एक्टिव ऑक्सीजन, ये फ्री रेडिकल और इस पर भी है, तो मैं यहां पे अलग से दिखा देता हूं आपको। ये एक्टिव, इस पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये आपको पता है एक लोन पेयर है, और ये क्या है, लोन पेयर है। और ये बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और ये क्लोरीन की, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, और ये 2 लोन पेयर हैं, ये आपको पता है, और एक ही क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका, क्लोरीन मोनोऑक्साइड को। तो जब ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो उसके पास इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये लो, उसके पास उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना लेंगे, तो ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देंगे, O2, और क्या रिलीज हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज होगा। तो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड एक्टिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्लोरीन। इन रिएक्शंस में आप देख रहे हैं कि पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्शन करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना रहा है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना रहा है। ये क्लोरीन फ्री ऑक्सीजन, क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है, इस पे भी फ्री रेडिकल है, एक्टिव ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और क्या बना रहा है, क्लोरीन बना रहा है। फिर ये क्लोरीन क्या करेगा, फिर से ओजोन से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा, O2 गैस रिलीज करेगा। क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर से एक्टिव ऑक्सीजन से, और एक्टिव ऑक्सीजन कहां से आ रही है, यहां से, उससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन में फ्री रेडिकल और O2 गैस बनाएगा। इस तरह से इस एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रही है, एक चेन रिएक्शन बन जाती है, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल दोनों ही इस ओजोन में से ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब ये कम होती जाएगी तो क्या ये वापस इक्विलिब्रियम में उतने ही ओजोन मॉलिक्यूल्स बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। मान लीजिए ये 100 थे और इस चेन रिएक्शन के दौरान 25 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए यहां पर, तो क्या ओजोन मॉलिक्यूल्स 100 बन पाएंगे, नहीं। ये जब वापस रिवर्स रिएक्शन होगी तो ये प्रोडक्ट उतने नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस चेन रिएक्शन में किसकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, कंटिन्यूसली ओजोन की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, और इसको क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लेशन। तो ये 3 रिएक्शन से साबित हो रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि यूवी की प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल बना रहा था, और क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल बनाता है, जो फिर से एक्टिव ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के क्या बना देता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा ओजोन को कंज्यूम करती रहेगी, ये रिएक्शन चलती रहेगी। इस तरह से ओजोन बनने की जो वापस रिवर्स रिएक्शन हो रही थी, तो ओजोन के जितने मॉलिक्यूल्स थे उतने नहीं बन पाएंगे, ओजोन के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आई? तो चलिए नोट कीजिए रिएक्शंस को। अब इस पर और देखते हैं। एक टर्म है ओजोन होल। ओजोन होल का क्या सेंस है, कैसे इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है उसको डिप्लेशन ऑफ ओजोन बोलते हैं, और इसको ओजोन होल भी बोलते हैं। और कैसे क्या है इस पर रिएक्शंस वो देखते हैं। देखिए, ये अर्थ, ठीक है, इस अर्थ पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सबसे पहले क्या है, साउथ पोल पर, जिसको अंटार्कटिका भी बोलते हैं, साउथ पोल,
यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन किया 1980 में। उन्होंने देखा कि यहाँ पर ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर, उसकी कंसंट्रेशन में कमी आई है और उन्होंने उस कंसंट्रेशन में हुई कमी को क्या बोला, ओजोन होल। उसको नाम दिया उन्होंने ओजोन होल। तो ये ओजोन होल, पॉल्यूशन तो हम कहीं और क्रिएट करते हैं, ओजोन होल यहाँ पर अंटार्कटिका पर, साउथ पोल पर, जो कि हमसे काफी दूर है, वहां पर बन रहा है। वहां पर ओजोन की कंसंट्रेशन में, या कि यूं कहें कि ओजोन की लेयर डिप्लीट क्यों हुई है, कैसे ये फॉर्मेशन हुआ, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। होता क्या है कि आपने देखा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, बोलिए, ClO फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो क्या होता है इन समर सेशन, समर सीजन में क्या होता है कि ये क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल, ये कुछ गैसेज हैं NO2 और या फिर मीथेन, हाइड्रोकार्बन, इनसे रिएक्ट करके आपको पता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस पर भी एक फ्री रेडिकल होता है, ठीक है, और ये CH4। तो ये आपस में रिएक्शन करके इस तरह से ClO, इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है, इसका फ्री रेडिकल खत्म हो जाता है। इसी तरह से यहां से CH4 से जब होमोलेटिक क्लीवेज होगा तो फ्री रेडिकल इस पर बनेगा, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल जुड़ेंगे, क्योंकि छोटा फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, HCl, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल। ऐसे काफी सारी मिथाइल फ्री रेडिकल, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, इथेन बना देंगे। उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो यहां देखिए, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था, जो ओजोन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में कन्वर्ट हो गया। और ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ClONO2, जिसको हम ClNO3 भी लिख सकते हैं, क्लोरीन नाइट्रेट, ठीक है। तो इधर देखिए, जो ओजोन के लिए डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो डिफरेंट गैसेस से रिएक्शन करके क्या होंगे, सिंक हो गए। इनको बोलते हैं सिंक होना। सिंक का मतलब इनकी ओजोन को डिप्लीट करने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई, वो स्लो हो गई, इसलिए हम बोलते हैं सिंक होना इसको। ये बन गया सिंक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन को सिंक करने के लिए कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, NO2 और CH4। ये क्या करेंगे, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल और क्लोरीन मोनोऑक्साइड को क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे, एक्टिविटी उनकी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, आपस में बॉन्ड बना करके इस तरह से एक न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगे। ये कब होता है, समर सेशन में होता है। कहां पर, इस जगह पर। अब हम बात करते हैं आगे क्या होता है फिर विंटर सीजन में क्या होगा, विंटर सेशन में आपको पता है पोल्स पर लाइट्स नहीं होती, डार्क होता है, अंधेरा होता है। तो विंटर सीजन में क्या होगा कि जब स्पेशल किस्म के क्लाउड्स बन के वहां पर पहुंचते हैं, उनको हम बोल सकते हैं स्ट्रेटोस्पेटिक पोलर क्लाउड। ऐसे क्लाउड्स बनते हैं। ये क्या करते हैं, 2 काम करते हैं क्लाउड्स। एक तो इनको प्लेटफॉर्म देते हैं, इनको आपस में रिएक्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं, और ये वाटर उनमें होने की वजह से क्या करेंगे, इनको कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ClO और NO2, ये वाटर से रिएक्शन करके क्या बनेगा, ये यहां से इसको डिस्कनेक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये हाइपोक्लोरस एसिड HClO, या यूं लिख सकते हैं ClOH, HOCl, हाइपोक्लोराइड, ये यहां पर H और OH, HOCl भी लिख सकते हैं, HOCl, तो मैंने लिखा HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस
एसिड प्लस, जब यहां से टूट रहा है तो इस पर क्या आएगा OH, तो हम लिख सकते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये इसको जो इनएक्टिवेट फॉर्म में था उससे वाटर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड बना देगा। दूसरा देखिए, दूसरी रिएक्शन क्या होगी, यहां पर रिएक्शन एक तो ये हो सकती है, दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है कि ClONO2 ये वाला इस HCl से रिएक्शन करें, ठीक है। तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्या बना सकती हैं, Cl2 क्लोरीन गैस बना सकती है। ONO2 और H ये नाइट्रिक एसिड HNO3 बना देगा। तो ये दो काम हो रहे हैं, क्या, एक तो हाइपोक्लोरस एसिड बनना है और एक क्लोरीन बनना है। कौन से सीजन में, विंटर सीजन में, ठीक है। तो फिर से देखिए, ये जो रिस्पॉन्सिबल फ्री रेडिकल्स थे वो इनएक्टिव फॉर्म में आ गए, इसको बोलते हैं सिंक, यानी इनकी रिएक्टिविटी ओजोन को डिप्लेट करने की क्या हो गई, कम हो गई। विंटर सीजन में एक स्पेसिफिक पोलर क्लाउड्स बनते हैं जो क्या करते हैं, इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं रिएक्शन के लिए, और दूसरा क्या है, वाटर उनसे रिएक्शन करके ये स्पेसिफिक एसिड बनाता है, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, और ये HCl के साथ रिएक्शन करके Cl2 बनाता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट एसिड, एक तो एसिड बना है HOCl और एक क्या बना है, क्लोरीन बना है, ये दो सब्सटेंस बने हैं। अब क्या होगा कि आफ्टर विंटर जैसे ही लाइट्स आना स्टार्ट होगी, सनलाइट आएगी, ये इसके बाद का जो सीजन होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। तो जैसे ही लाइट आएगी तो क्या होगा, स्प्रिंग सीजन में तीसरा सीजन ये है, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl और क्लोरीन Cl2, ये लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज शो करेंगे और क्या बनाएगा, रिलेटिव फ्री रेडिकल्स बनाएगा। HOCl से कैसा फ्री रेडिकल बनेगा, बोलो, HO फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, और Cl2 कैसे डिस्कनेक्ट होगा, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल्स। इस तरह से ये फ्री रेडिकल्स आपको पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये साउथ पोल पर ये जो फ्री रेडिकल्स थे जिनसे ओजोन डिप्लेट होता है, वो इन पोल्यूटेंट या इन गैसेस की वजह से क्या हो गए, स्लो हो गए, और ये इस तरह से बना। लेकिन फिर ये खास किस्म के पोलर क्लाउड्स जब वहां पर पहुंचते हैं तो क्या होगा कि इनसे रिएक्शन करके ये खास किस्म का एसिड हाइपोक्लोरस एसिड और HCl और ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, क्लोरीन गैस बनाते हैं। तो ये समर सेशन में ये हुआ, ये विंटर सेशन में हुआ। जब जैसे ही कम बैक करेंगी लाइट्स तो क्या होगा, ये हाइपोक्लोरस एसिड क्या बनाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनाएगा, और क्लोरीन भी किस में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनाएगा। और आपको पता है कि अब क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनने के बाद इसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये भी कंज्यूम हो चुके हैं। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल्स क्या करेगा, ये आपने देखा, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स O3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ClO प्लस O2, क्लोरीन मोनो ऑक्साइड फ्री रेडिकल और क्लोरीन मोनो ऑक्साइड फ्री रेडिकल एक्टिव ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वापस क्या बनाएगा, बोलिए, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस O2, और ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी और वहां पे क्या होगा, ओजोन की लेयर कम हो जाएंगी, कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी, ठीक है। और इस कंसंट्रेशन में जो कमी हुई है साइंटिस्ट ने उनको क्या कहा है, उस कमी को क्या नाम दिया है, ओजोन होल नाम दिया है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये ओजोन होल है, इसके साथ ही आपका ये एनवायरमेंट केमिस्ट्री वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंक बनाने के लिए कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, NO2 और CH4, और ओजोन डिप्लेशन के लिए कौन से फ्री रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरीन और ClO फ्री रेडिकल्स। ये किससे क्रिएट होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिएट होते हैं, ठीक है। विंटर समर सेशन में क्या हुआ, सिंक बना, विंटर सेशन में क्या हुआ, क्लाउड्स आए, उनको एक लेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, और दूसरा ये वाटर से रिएक्शन करके हाइपोक्लोरस एसिड और क्या बना रहा है, क्लोरीन बना रहा है। फिर जैसे लाइट कम बेक करेंगे तो HOCl हाइपोक्लोरस एसिड और क्लोरीन क्या बनाएंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनाएंगे। और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स फिर पहले हम पढ़ चुके हैं कैसे डिप्लेट करते हैं ओजोन से रिएक्शन करके,
इस तरह से रिएक्शन किया करते हैं और धीरे धीरे ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। और साउथ पोल पे जो डिप्लेशन हुई उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिए हैं, ओजोन होल। अब ओजोन जब यहाँ पर काफी अमाउंट में अर्थ पे आने लग जाएगी, हमारी सरफेस पे आने लग जाएगी, तो कई तरह के इफेक्ट क्रिएट करेगी। जैसे सबसे खास तो स्किन एजिंग, स्किन को खराब करने की कोशिश करती है, स्किन कैंसर जिसको मेलानोमा भी बोलते हैं, कुछ प्लांट प्लैंक्टन्स होते हैं उनकी डेथ, कुछ फिशेज होती हैं एक्वेटिक लाइफ हैं उनकी फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करती हैं। तो ये हार्मफुल काजेज इससे होंगे और ये बहुत ही डेंजरस है। इसलिए हमको चाहिए कि पोल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में जाने से रोकें और ये जब कम जाएंगे तो ये सब जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं आपके सामने वो नहीं होंगे। तो चलिए इसके साथ ये चैप्टर आपका और होता है। थैंक यू।